वन है पैसिव वॉइस टॉकिंग। आपके कोर्स में एक्टिव पैसिव है। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। एक्टिव का अर्थ क्या होता है? पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। पैसिव का अर्थ होता है सक्रिय। और निष्क्रिय कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। कौन होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी परीक्षा में क्वेश्चन एक्टिव आएगा, आपको पैसिव बनाना पड़ेगा, यानी कि कर्ता को आपको निष्क्रिय करना पड़ेगा। इसके 5 सादा नियम हैं। कितने नियम है? ये यदि आप एक बार याद कर लो, जीवन भर नहीं भूलोगे। फर्स्ट नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट को वाक्य बनाने का सूत्र आपको आता होगा। वाक्य बनाने का सूत्र ये है, कोई भी वाक्य में शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता यानी काम को करने। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या होता है? अंग्रेजी में सहायक क्रिया आपको ध्यान है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, कैन, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैड, ये सारी क्या है? सहायक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब का जब अपन हिंदी अर्थ करते हैं तो पीछे ना ही ना आता है। क्या आता है? उठना, बैठना, सोना, गाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, दौड़ना, खरीदना, बेचना, हंसना, रोना, सब ना ही ना आ रहा है, तो वो वर्ब है। वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म, किस काम को कर रहा है। ये वाक्य के अंदर फिक्स होता है। तो अपने पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कहां रहता है? पीछे। इसको सब्जेक्ट बनाओ, यानी पीछे वाला कहां लाना है? पहले। समझ आ गया? पीछे वाला पहले लो। ठीक है। नंबर 2 पर होगा हेल्पिंग वर्ब लगवाओ। हेल्पिंग वर्ब यदि अंदर है तब तो वही लगवाना है। अंदर यदि नहीं हो, अंदर नहीं हो तो आपको क्या लगवाना है? डू, डिड, डज में से लगवाना। इन तीनों में से ये कैसे लगेगा ये भी ध्यान रखो। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगवा दो। वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है तो डिड लगवा दो। और वर्ब के साथ एस या ईएस है तो डज लगवाना। ये कब करना है? अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो, अंदर हो तो वो लगवानी, ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करोगे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो भी थर्ड करो, सेकंड है तो थर्ड करो, थर्ड है तो आपको थर्ड ही रखना है। चौथा नियम है बाई लगवाओ। क्या लगवाना है? और 5वां नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी पहले वाला कहां ले जाना है? लास्ट में। शुरुआत कहां से करनी है? लास्ट वाला पहले, और लास्ट में क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है। शुरुआत वाला कहां ले जाना है? बीच में। अब इसमें एक और चीज है, सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन हो तो उसकी थर्ड फॉर्म करना है। क्या करना है? किसी का नाम हो तब तो वैसे ही लिखना है। इंग्लिश में प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, माई, मी, यू, दे, इट, ही, सी, ये सब क्या है? प्रोनाउन। कई बार क्या होता है, नाम नहीं आके, नाउन नहीं होके प्रोनाउन आ जाता है। तो या शुरुआत में यदि प्रोनाउन है, आप खुद से ले जा रहे हो तो उसकी क्या करना है? थर्ड फॉर्म करना है। या आपको सारणी में भी लिखवा दूंगा, प्रोनाउन सारणी। ये भी आपको याद करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
और थर्ड फॉर्म। जैसे आई है, आई यानी मैं, सेकंड फॉर्म माई यानी मुझे, थर्ड फॉर्म होगी माई यानी मेरा, थर्ड फॉर्म मी यानी मुझको, आई माई मी। ठीक है, इसमें आपको दो फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट की और थर्ड फॉर्म की। ठीक है, उधर से पहले ला रहे हो थर्ड की फर्स्ट कर दो, सब्जेक्ट से पीछे ले जा रहे हो तो फर्स्ट की थर्ड, सेकंड की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले की तीसरी और तीसरे की पहले। जैसे यू आ जाए, यू की सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म वापस होगी यू ही होगी। ही यानी वह पुल्लिंग है, सेकंड फॉर्म होगी हिम, इज, और थर्ड फॉर्म होगी हिम। सी यानी भी वह होता है, पुल्लिंग है, सेकंड फॉर्म हर होगी और थर्ड फॉर्म भी होगी हर, सी हर हर। दे यानी वे, सेकंड फॉर्म होगी देयर और थर्ड फॉर्म होगी देम। ठीक है, इट ये निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है, सेकंड फॉर्म होगी इट्स और थर्ड फॉर्म होगी इट। वी यानी हम, सेकंड फॉर्म होगी अवर, थर्ड फॉर्म होगी अस। तो ये पूरी प्रोनाउन सारणी है, ये आपको पूरी याद करनी है, अंग्रेजी ग्रामर में भी काम आएगी और विशेषकर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आती है। इट्स ओके, ये CW होता है।